वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर शिवम पेशीवी। तो डियर स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेकर आया हूँ जो है बायोलॉजी 11th क्लास की है, जिसका इकाई एक है जीव जगत में विविधता, जिसका अध्याय एक है जीव जगत। तो हम आज इसका शॉर्ट रिवीजन करेंगे। ये बेसिकली 11th क्लास वालों के लिए, लेकिन नीट वालों के लिए भी ये रिवीजन का काम करेगा। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। तो पहले मैं अर्नेस्ट मेयर के बारे में बता दूं। अर्नेस्ट मेयर का जन्म 5 जुलाई 1994 में कैम्पटन जर्मनी में होता है। हालांकि ज़रूरत नहीं है, जिन्हें 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता है। बहुत अच्छे वैज्ञानिक हैं। इनको मतलब अगर बायोलॉजी से प्यार है तो इनके बारे में तो जानना ही पड़ेगा, है ना। तो चलिए रिवीजन करते हैं। अध्याय एक लिविंग वर्ड, अपना टॉपिक पर आते हैं। तो कह रहा है कि जीव क्या है। तो ठीक है, आपने तो पहले स्टडी करना होगा, पहले तो आप इसको पूरा पढ़ेंगे। मैं तो बस मेन पॉइंट बताऊंगा कि जीव क्या है। तो चलिए देखते हैं। इसका पहला पॉइंट ही है, सभी जीव वृद्धि करते हैं। ठीक है, तो आप सबको भी पता होगा कि निर्जीव भी वृद्धि करते हैं, है ना। तो जैसे कि आप लोग देखते हैं, एक बच्चा बड़ा हो जाता है, ये तो सजीव वृद्धि करते हैं, हमें पता है। लेकिन आप एक कोई मतलब जैसे रेत का टीला हो, या फिर आप बेंच जहाँ पर आप स्टडी करते हो, आप एक बेंच पर जहाँ बैठते हो, तो सुबह पहले तो आप घर चले जाते हो छुट्टी होने के बाद, उसके बाद दोबारा आओ, सुबह देखो तो उस पर धूल जमी हुई दिखाई देती है ना। या फिर मान लीजिए उसमें नमी हो उस रूम में, तो वो नमी को ऑब्जर्व करके थोड़ी बेंच फूली हुई दिखाई पड़ती है। तो हम यह भी कह सकते हैं कि निर्जीव वृद्धि करते हैं। तो आप लोग क्या करते हैं, अगर नहीं समझ में आता तो आप माइक्रोस्कोप लेवल पर जा सकते हैं। आप माइक्रोस्कोप लेकर उसे देखिए तो आपको लगेगा कि हाँ, बेंच जिस पर आप डेस्क पर बैठते हैं या फिर जो भी हो, उसमें भी थोड़ी बहुत वृद्धि हुई है। तो आप उसे आसानी से देख सकते हैं। तो मेरा मानना है कि सभी जीव वृद्धि करते हैं तो निर्जीव भी वृद्धि करते हैं। तो ये तो सजीव का लक्षण तो नहीं हुआ कि यह सजीव का लक्षण है या जीव यही जीव है, क्योंकि दोनों वृद्धि करते हैं, है ना। और एक पॉइंट है, इस प्रकार जनन भी जीवों का लक्षण है। वृद्धि के संदर्भ में इस तथ्य की व्याख्या हो जाती है। ठीक है, अगर हम जनन को, रिप्रोडक्शन को जीवों का लक्षण माने तो जीव तो ऑब्वियसली जनन करते हैं, है ना। तो ठीक है, लेकिन निर्जीव जनन करता है क्या? नहीं जनन करता। या तो हम अब लक्षण इसका मान सकते हैं कि हाँ, ये जीव का स्पेसिफिक यानी महत्वपूर्ण लक्षण है कि जीव जनन करते हैं, लेकिन निर्जीव जनन नहीं करते, है ना। ये तो वही है। अब कुछ एग्जांपल हैं और मेन इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे फंजाई यानी कि कवक लाखों अलैंगिक बीजाणु द्वारा गुणन करती है, ये याद रहना चाहिए, और सरलता से फैल जाती है ना। इसको आपको पता होना चाहिए। फंजाई, कवक, निम्न कोट के जीवों जैसे ईस्ट तथा हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जनन होता है। ये सब आप आगे पढ़ेंगे, लेकिन आपको ये पॉइंट याद रहना चाहिए कि और प्लेनेरिया चपटा क्रीम जिसे कहते हैं, इसमें वास्तविक पुनर्जनन होता है। मतलब ऐसे मान लीजिए है ये प्लेनेरिया, आप मान लो यहाँ से तोड़ दो चाहे यहाँ से तोड़ दो, वो नया जीव उत्पन्न कर लेगा, एक एक टुकड़ा उसका प्लेनेरिया में बदलता जाएगा। तो आप समझ रहे हैं ना, चपटा क्रीम वास्तविक पुनर्जनन होता है। मतलब एक जीव से पता नहीं कितने जीव बन जाने टूटते जा रहे थे, अर्थात एक खंडित जीव अपने शरीर के लुप्त अंग को पुनः प्राप्त कर जीवित कर लेता है ना। ठीक है, और इस प्रकार नया जीव बन जाता है ना। फंजाई तंतुमयी शैवाल मांस का प्रथम तंतु सभी विखंडन विधि द्वारा गुणन करते हैं। आपको सब समझ में आ जाएगा। आप बस अभी ये मेन पॉइंट ही है, ध्यान रखने रखें। जीवों का दूसरा लक्षण है उपापचय। सभी जीव रसायनों से बने होते हैं। ठीक है, उपापचय मेटाबॉलिज्म, है ना, मेटाबॉलिज्म।
इसे मैं कह सकता हूँ, इसे आप दावे के साथ कह सकते हैं कि हाँ, मेटाबॉलिज्म जीवों का स्पेसिफिक कैरेक्टर है, विशेष लक्षण है। क्योंकि जो जैसे मान लीजिए लकड़ी है, उसके अंदर अब तो मान लीजिए वो तो जब एक पौधा जीवित था तब तो उसमें केमिकल वगैरह थे, लेकिन जब वो निर्जीव हो गया, आप उस पर बेंच बनाकर उस पर बैठे हो तो क्या उसमें कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है क्या? वो सांस ले रहा है क्या? कोई गैसों का आदान प्रदान हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना। तो मेटाबॉलिज्म, और हम क्या हैं, निर्जीव कोई भी, आप कुत्ता बिल्ली जानवर जो भी हो, आप उठा कर देखो उसे तो वो तो जिंदा है। उसके एक एक सेल में आप अभी भी सेल से आप देख सकते हैं, कोशिश का रस भी देख सकते हैं, उसमें क्रियाएं होती रहती हैं, वो सांस भी ले रहा है, उसमें बहुत सारी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो मेटाबॉलिज्म होता क्या है बेसिकली? इसमें होता है कि एनर्जी सोर्सेज को लेते हैं और उससे ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, एटीपी की ज़रूरत पड़ती है, तो ये मेटाबॉलिज्म है। तो क्या एनर्जियों, जैसे कोई बेंच है या फिर कोई पत्थर का टुकड़ा है, क्या उसको एनर्जी लेने के लिए उसमें केमिकल रिएक्शन होते हैं क्या? नहीं होते यार, है ना। तो मेटाबॉलिज्म भी, तो जनन और मेटाबॉलिज्म ये तो जीवों के लक्षण हो गए। और तीसरा एक बहुत ही अच्छा लक्षण है, जैसे उद्दीपन, पर्यावरण के प्रति उद्दीपन। अच्छा, एक पत्थर है, आपका घर ही समझ लो, आप घर पर खड़े हो तो घर कहता है कि बहुत अच्छा मौसम है, नहीं कहता ना, लेकिन आप तो कहते हो ना बहुत अच्छा मौसम है। मतलब आप जैसे मौसम बदला आप उसको महसूस कर पाए, है ना। तो क्या आपका, जैसे आपने वॉच पहनी हुई है, कोई घड़ी, मतलब उसमें सेंसर लगा है वो तो, लेकिन वो जीव नहीं हो सकता ना। आप उसे बता सकते हैं, किसी दूसरे को बता सकते हैं, लेकिन मान लीजिए कोई वॉच पहनी है आपने, है ना, वॉच पहनी है आपने, तो उसमें तो सेंसर लगा है, जैसे मैं आजकल के बहुत सारे फ़ोन में है ना, डिजिटल वॉच वो सब बताते हैं टेम्परेचर वगैरह, लेकिन उसमें सेंसर लगा हो तो वो मेज़रमेंट करता है, उसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ जो उसे उद्दीपन स्टिमुलेट करे, है ना। उद्दीपन के सिर्फ जीवों को होता है। तो हम कह सकते हैं जनन, मेटाबॉलिज्म, उपापचयन और उद्दीपन स्टिमुलेशन, है ना, पर्यावरण के प्रति उद्दीपन, ये तो तीनों हो गए क्या, सजीवों के लक्षण। तो आप जिस बेंच पर बैठे हो या फिर आपके हाथ में कोई पत्थर का टुकड़ा है, क्या वो उसे मौसम की जानकारी मिलती है क्या? नहीं ना। चलो ठीक है। चेतना, चेतना वही उद्दीपन, यानी उस जैसे कोई परिवर्तन हुआ तो आप उसके पीछे सजग हो गए, हाँ भाई कुछ तो हुआ। ये चेतना जीवों में होती है ना, क्या निर्जीवों में होती है? मारो किसी बेंच पर आप ठोको तो क्या वो चिल्लाएगी? नहीं ना। तो यही बात है, आप यही बोलेंगे कि जीवों के लक्षण हैं जनन, मेटाबॉलिज्म, उपापचय, पर्यावरण के प्रति उद्दीपन यानी चेतना, जो भी आप समझें। चलिए ठीक है, और भी देखते हैं। अब यहाँ पर एक और पॉइंट है, स्वप्रतिकृति। अच्छा, एक पत्थर अपने जैसे पत्थर बना सकता है क्या? नहीं। स्वप्रतिकृति यानी अपने जैसी चीज़ें उत्पन्न करना, ये सजीवों का काम है। जैसे गाय का बच्चा गाय ही होगा या बछड़ा होगा, लेकिन बात कोई पत्थर तो नहीं बन जाएगा ना। नहीं, अपने जैसे स्वप्रतिकृति, अपने ही जैसी संतान उत्पन्न करे, सजीवों के लक्षण विकासशील होते हैं भाई। जैसे आप विकास डेवलपमेंट के बारे में समझ रहे होंगे, जैसे कि एक गाय है, उसने बच्चे दिए, उसने भी बच्चे दिए, तो डेवलपमेंट है ना, विकास हो रहा है उसमें, और अच्छे अच्छे गुण भी आ रहे होंगे, है ना। तथा स्वनियमनकारी पारस्परिक क्रियाशील तंत्र। स्वनियमन, अच्छा, आप जैसे मान लीजिए आपने कपड़े पहने हैं, हवा के चलते उड़ गया, तो आप उसको नियमित ढंग से फिर से करते हैं, तो स्वनियमन हुआ कि नहीं। आप अपना मतलब जैसे आप नहाते हैं तो आपके बाल बिखर जाते हैं, तो आप उसे सूखा कर कंघा करते हैं, वो स्वनियमन है। आप मुझे मतलब है आपको नियमित कर रहे हैं, स्वनियमन, ये भी सजीवों के लक्षण हैं। तो मैं समझ सकता हूँ आपको कि आप सजीवों के लक्षण और निर्जीवों में भेद कर सकते हैं ना। तो चलते हैं
जीव जगत में विविधता, पहले तो ये पॉइंट याद होना चाहिए। अब तक ज्ञात और वर्णित स्पीसीज की संख्या 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन हो सकती है या हो चुकी है। हमने अभी तक इतना ही ज्ञात कर पाया, और अभी बहुत सारी विविधताएँ, बहुत प्रकार के जीव जंतु हैं जिन्हें हम अभी जान भी नहीं पाए। तो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। पहले जैसे वर्गीकरण की विधि होती है, जैसे बहुत सारे जीव हो गए, अब हमारे पास, हम उन्हें जानना चाहते हैं, उनके बारे में स्टडी करना चाहते हैं, तो हम पहले क्या करेंगे, वर्गीकरण की विधि अपनाएंगे। विशेषीकरण यानी कैरेक्टराइजेशन, जैसे बहुत सारे जीव उसमें अलग अलग कर लो। जैसे हम अपने भी ले आओ, जैसे एक लड़का लड़की है, एक लड़का लड़की में भेद करना, ठीक है ना। बहुत सारे लड़का लड़की इकट्ठा कर लिए, तो अब क्या ही करोगे ना कि लड़का जो हो वो अलग हो जाए, लड़की अलग हो जाए, है ना, ठीक है ना। जो मेल हो अलग हो जाए, फीमेल अलग हो जाए, तो उसे कैरेक्टराइजेशन। अब उसमें पहचान कीजिए, ये लड़की है, ये लड़का है, ये मेल है, ये फीमेल है, तो विशेषीकरण हो गया, पहचान हो गया। अब नामकरण हो गया। अब नामकरण करना क्या है, अब इसका नाम रख दो। लड़की है तो कोई भी नाम रख दो यार, जैसे सीता, और लड़का हुआ तो राम, है ना, ऐसे नामकरण हो गया। अब वर्गीकरण, अब उसका वर्गीकरण हो करना है कैसे, चलिए ठीक है। अब जितने भी सीता नाम की मान लो, जैसे जितनी भी सारी लड़कियाँ, उनको अलग रख लो, राम नाम को अलग रख लो, तो ये वर्गीकरण हुआ ना कि अब सीता वाले ग्रुप में पूरा सीता ही आएगा, राम वाले ग्रुप में पूरा राम आएगा। बंधुता, एफिनिटीज, पाँचवा, उसमें एक आपसी संबंधों का अध्ययन, यानी उद्विकासीय संबंध, यानी किसके बाद कौन आए, किसके बाद कौन आए। ये जीव पहले जैसे डायनासोर थे, उसके बाद वो ख़त्म हुए, तो बहुत सारे मैमल्स हुए, बहुत सारे सरीसृप हुए, पक्षी हुए, बीज हुए, सब, है ना, रेप्टाइल्स हुए। तो ये सब उद्विकासीय संबंध हैं, ठीक है। जैसे अपने मानव का विकास कैसे हुआ, बंदरों से विकास हुआ, है ना, हम लोग यही जानते हैं। तो वो उद्विकासीय संबंध जिसे हम कहते हैं, यही है। और वर्गीकी के उद्देश्य, यानी वर्गीकरण का उद्देश्य क्या है, अज्ञात जीवों की पहचान करना, यानी नामकरण करना, सजीवों का अध्ययन करना और उसका वर्गीकरण करना। अज्ञात जीव की पहचान, क्या पहले जानते थे क्या कोई जीव, जब उसे ढूंढने गए थे, है ना, तो उसकी पहले पहचान करेंगे यानी नामकरण करेंगे। उसके बाद सजीव उसका अध्ययन करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। फिर उद्विकासीय संबंध कौन किसके बाद आया, है ना, जाति वृत्ति यानी फैलोजेनी, विकासीकरण, यही है तंत्रता। तो पहले तो हम कैरोलस लिनियस पर चलते हैं भाई, जिन्होंने दो नाम पद्धति वर्गीकरण की विधि अपनाया, है ना। लिनियस जी ने बहुत महान कार्य किए भाई, जिनका नाम पूरा नाम है कैरोलस लिनियस। तो कैरोलस लिनियस को बहुत सम्मान देते हैं। किसी को जल्दी तो नहीं हो रही है, आराम से पढ़ो। आपको किताब से इसलिए पढ़ा होगा, आप किताबें पढ़ सकते हैं यार, है ना। तो पहले तो इन्होंने क्या दिया था, दो नाम पद्धति से बायनोमियल नोमेनक्लेचर, है ना, दो नाम पद्धति। इन्होंने जीवों को वर्गीकरण करने के लिए दो नाम पद्धति दिया था। पहली बात तो जिस क्षेत्र में, जिस फील्ड में पेड़ पौधों का वर्गीकरण किया जाता है उसे ICBN बोलते हैं, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटैनिकल नॉमेनक्लेचर। और जिस क्षेत्र में, जिस फील्ड में जीवों का अध्ययन किया जाता है, नॉमेनक्लेचर किया जाता है यानी वर्गीकरण किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, ICJDN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो जो कैरोलस लिनियस जी ने हमें दो नाम पद्धति दी थी, तो उसमें दो पद होते हैं। पहला तो वंश नाम होता है, जेनेरिक नेम, और दूसरा जाति संकेत पद यानी स्पेसिफिक एपिथेट, है ना। तो जैसे देखते हैं, मैंजीफेरा इंडिका, आम का भाई, आम आम आम। तो पहले तो ये क्या है, जेनेरिक नेम है, यानी क्या, वंश नाम। तो चलिए देखते हैं, मैंजीफेरा इंडिका आम का है, ये क्या है, जेनेरिक नेम यानी वंश नाम। और ये क्या है, जाति संकेत पद, इंडिका जाति संकेत पद, स्पेसिफिक एपिथेट, है ना। तो चलो ठीक है, पहले तो कुछ शॉर्टकट बोर्ड वाले के लिए भी जान लेते हैं ना। जैसे अगर नाम इनका लिखना पड़े तो मैंजीफेरा इंडिका कैसे लिखोगे, तो ये कह रहा है कि जैविक नाम प्राय लैटिन भाषा में होते हैं, यानी तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। भाई हाथ से लिखोगे तो तिरछे अक्षरों में लिखना पड़ेगा, है ना। तो जब लिखोगे, एक मिनट,
तो जैसे मान लो आप कंप्यूटर में टाइप कर रहे हो तो यार पहला ना अक्षर तो जैसे ही देखो मैंजीफेरा ऐसे लिखोगे, है ना। तो क्या करोगे, मैंजीफेरा इंडिका लिखोगे तो पहला ये जो जेनेरिक नेम है उसका पहला अक्षर कैपिटल लेटर में होगा, बाकी सब फिर कैसे होगा, स्मॉल लेटर में, है ना। पहला लेटर है, पहला ये क्या कहते हैं डिजिट ही इसका क्या होगा, कैपिटल लेटर में होगा, बाकी सब स्मॉल लेटर में होंगे, है ना। और जब हाथ से लिखोगे तो चाहे सीधा लिखना पड़ेगा लेकिन अंडरलाइन करके लिखना पड़ेगा, अगर कंप्यूटर में टाइप है तो तिरछा लिखना पड़ेगा, है ना। और जैसे जाति संकेत पद के बाद जैविक नाम के अंत में लेखक का नाम लिखे, अगर लेखक का नाम लिखा मतलब कौन इसको खोजा उसका नाम लिखना चाहो तो जैसे लिनियस ने खोजा था इसे, है ना, तो इसे लिन लिख दिए। और कोई साइंटिस्ट होता तो उसका नाम भी शॉर्ट में लिख देते, है ना। तो बस ऐसे ही आपको समझ में आनी चाहिए बातें, बस मेरा यही टारगेट है। तो एक और इम्पॉर्टेंट है, ये नीट में आता है, एल्सेशियन। एल्सेशियन क्या है, कुत्ते की एक किस्म है ना, कुत्ते की एक जाति है एल्सेशियन, जिसे वर्गीकरण करते हैं ना। और अच्छा, स्तनधारी किसे कहते हैं, ये बहुत बढ़िया बात है इसमें। स्तनधारी के आप ऐसे ही जंतु के विषय में सोचोगे जिसके बाह्यकांड शरीर पर बाल है, ऐसे ही सोचेंगे ना। स्तनधारी के नाम और कुछ तो नहीं सोचेंगे, है ना, जिसके स्तन हो, ऐसा कुछ नहीं। स्तनधारी का मतलब है जंतु के विषय में ऐसे सोचेंगे जिसके बाह्यकांड हो, शरीर पर बाल हो, है ना। चलो ठीक है। अगर आप गेहूं के बारे में सोचोगे तो गेहूं का ही पौधा आएगा, क्योंकि आप उसे देखते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बिल्ली के बारे में सोचे तो कुत्ता नज़र आ गया, ऐसा नहीं। हाँ, ये तो नज़र आया है, कुत्ते ने बिल्ली को दौड़ा ली, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि बिल्ली के सोचोगे तो कुत्ता नजर, जो मतलब सोचोगे अगर उसे देखे रहोगे तो वही नजर आएगा, ठीक है। तो जैसे कुत्ता बिल्ली जो भी है इन सब का वैज्ञानिक ये सब क्या है, एक टैक्सा है। टैक्सा यानी कि वर्ग है, कैटेगरी, अभी आएगा सब आपके सामने आएगा। एक टैक्सा इसे बोलते हैं, ठीक है। कुत्ता बिल्ली आम जो भी है सब एक टैक्सा है, ठीक है। चलिए ठीक है। वर्गीकरण कैसे कैसे करते हैं, उसका एक पद होता है। पहले एक गुण की जैसे वर्गीकरण करेंगे तो पहले उसके प्रकार, फिर रचना, कोश की संरचना, विकासीय प्रकरण तथा जीव की पारिस्थितिक सूचनाएं आवश्यक है। यही वर्गीकरण के अध्ययन का आधार है, ठीक है ना। ये देखो, एक मिनट फिर से पढ़ दे रहा हूँ। इसलिए गुणों के आधार पर सभी जीवों को विभिन्न टैक्सा में वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे मान लो, जैसे फल के प्रकार हो गए, है ना, फिर उसके बाद उसकी रचना देखेंगे कैसे बनावट है, फिर कोशिका की संरचना देखेंगे, उसकी एक एक सेल की संरचना देखेंगे, फिर उसका विकासीय प्रक्रम, पहले आम आया कि गाजर आया, गोभी कौन सा है, फिर उसकी पारिस्थितिक सूचनाएं मतलब कहाँ से पहले उत्पन्न हुआ, है ना, ये सब देखते हैं। यही वर्गीकरण के आधार हैं। आपको मेरी बात समझ में, बिल्कुल समझ में आएगी, क्योंकि बताइए सर, है ना। चलो ठीक है। अच्छा, जो जैसे कोई आप वर्गीकरण करते हो उससे सिस्टम्स रखते हैं या नहीं, तो सिस्टमेटिक शब्द है, वो आता है, वो आ गया। तो सिस्टमेटिक शब्द लैटिन शब्द सिस्टेमा से आया है, जिसका अर्थ है जीवों की नियमित व्यवस्था। हर चीज़ सिस्टम से ही आप करते हैं, ना कि उसे बिगाड़ उगाड़ कर ऐसे कुछ करते हैं। कोई भी चीज़ आप बनाएंगे तो उसे सिस्टम से ही करेंगे, है ना। तो वही बात है। तो लीनियस जो है अपने पब्लिकेशन का टाइटल सिस्टेमा नेचर सुना है, सिस्टेमा नेचर। लीनियस जो आपने जब पाया, जो बुक लिख रहे थे, उसका पब्लिकेशन का टाइटल, आप टाइटल लिखते हैं ना, जैसे कोई का, जैसे मैं सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ बायोलॉजी का, इसमें ये पढ़ा रहा हूँ जो भी है वर्गीकरण वाला पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इसका टाइटल क्या है, बायोलॉजी एक प्रकार से, है ना। तो इसका जब पब्लिकेशन में करूँगा तो बायोलॉजी शब्द से ही करूँगा ना, है ना। तो इस लीनियस जो अपना पब्लिकेशन का टाइटल रखा उसे सिस्टम एंड नेचर सुना, ठीक है ना। सिस्टम एंड नेचर ये याद रहना चाहिए, नीट के हिसाब से, बेहिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। और लीनियस ने जो वर्गीकरण किया था ना, उसमें विकासीय संबंध का भी ध्यान रखा गया था, मतलब कौन किसके बाद है ना। वर्ग की संवर्ग, चलिए आगे देखते हैं। टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी, वर्ग की संवर्ग। देखो, वर्गीकरण एक सोपान प्रक्रम नहीं है, मतलब एक पद में नहीं होता, ये क्रम बाय क्रम, स्टेप बाय स्टेप, पदानुक्रम सोपान होते हैं। सीढ़ी पे एक स्टेप बाय चढ़ते जाओ ऐसे वर्गीकरण होता है ना। इसी व्यवस्था को वर्ग की संवर्ग कहते हैं, और सभी संवर्ग मिलकर वर्ग की पदानुक्रम टैक्सोनॉमिकल हायरार्की बनाते हैं, है ना।
मतलब क्या, अभी सब समझ में आ जाएगा। चलिए हम देखते हैं। एक और पॉइंट आता है, याद रहे, जब मैं बताऊंगा तो याद ही रहेगा। स्मरण रहे, वर्ग संवर्ग को दिखाता है, यानी टैक्सा जो है कैटेगरी को दिखाता है। आम है वो किस कैटेगरी से है, आप समझना। आप हैं, आप किस कैटेगरी से हैं, आप टैक्सा हैं, आपका नाम जो भी है, राहुल साहुल जो भी होगा, जो भी राहुल मोहन सोहन श्याम, आप एक टैक्स हैं, आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। वही कह रहा है कि यहाँ एक टैक्स है, स्मरण रहे कि वर्ग संवर्ग को दिखाता है ना, वर्ग संवर्ग को दिखाता है। ये टैक्स है, ये कैटेगरी है, संवर्ग मतलब कैटेगरी है ना। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये कभी कभी ऐसे डायरेक्ट पूछ लेता है, ए वर्ग की वर्ग संवर्ग सुस्पष्ट जैविक है, ना कि केवल आकार के समूह। आप इसे याद रखना, ठीक है। जो भी अगर डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। चलिए देखते हैं। तो पहले हम ये भी जानते हैं ना कि सबसे पहले वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जात, सबसे छोटी इकाई क्या होती है, स्पीसीज होती है, यानी जाति होती है सबसे छोटी इकाई, ठीक है ना। तो अब जैसे जात के बारे में हम समझ लेते हैं, जाति के बारे में, इसके बाद अभी इसका ट्रिक भी बताऊंगा मैं। जाति एक जैविक संसंजन इकाई है, जैविक सबसे छोटी और सबसे जैविक सबसे स्पष्ट होती है। ये इसके बारे में तुरंत जान जाओगे आप। जैसे आप जो भी कैटेगरी के हैं, आप किस जाति से हैं, कैटेगरी अलग होती है, जाति अलग होती है ना। उसमें कई सारी, एक कैटेगरी ओबीसी है तो उसमें कई जातियाँ होती हैं, पता है ना। तो जाति सबसे छोटी इकाई है, फिर कई सारी जातियों को मिलाकर एक कैटेगरी बनेगी नहीं, हाँ वही। आपस में प्रजनन करने वाले जीवों को रखा जाता है। अच्छा चलिए ठीक है। या आप हम एक जीता जाता उदाहरण लेते हैं। एक मान लीजिए आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, एससी है, एसटी हैं, जो भी हैं आपके, एक कैटेगरी मान लीजिए आप जनरल हैं, ठीक है, या ओबीसी। तो आपके ओबीसी कैटेगरी में कई जातियाँ होंगी, है ना। तो जातियों का आपस में विवाह हो सकता है, ओबीसी करा सकते हैं भाई, ओबीसी, है ना। तो लेकिन उसमें जो जातियाँ होंगी वो आपस में विवाह कर सकती हैं। जैसे मान लीजिए कोई यादव है या फिर जो भी सिंह है, तो वो आपस में विवाह कर सकते हैं। सिंह में करेगा, यादव में करेगा, आप समझ में आ रहा है ना। तो वही करेगा, आपस में प्रजनन करने वाले जीवों को रखा जाता है। कि ह्यूमन एग्जाम्पल था, आप इसे जीवों में भी अप्लाई करें, जैसे जानवरों में भी अप्लाई करें, है ना। तो जैसे आप पालतू में आ जाएंगे, गाय भैंस, तो जैसे गाय है तो गाय में प्रजनन करेगी, है ना, आपस में प्रजनन करेंगे। तो भैंस है भैंस में करेगी, बकरी है बकरी, ये सब पेट्स है ना। तो आप समझ गए होंगे। तो जैसे अब इसका एग्जांपल मैंने शॉर्ट में लिखा है, क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत होता है ना बच्चों को।